Hello 12th class, welcome back on commerce classes. So 12th economics trends मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई वीडियो। लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ इकोनॉमी एंड डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। उम्मीद करती हूँ वो क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी उम्मीद के साथ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन 1929। सो ग्रेट डिप्रेशन को समझने के लिए पहले हम उसका बैकग्राउंड समझेंगे, उसके बाद ही हमें ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। सो देखते हैं ग्रेट डिप्रेशन 1929। सो ये लगभग चला था 1929 टू 1939 तक। ग्रेट डिप्रेशन की वजह क्या थी भाई? यहाँ डिप्रेशन एक किसी भी पर्सन की मेंटल इंस्टेबिलिटी नहीं है कि वो हाँ भाई डिस्टर्ब हो गया किसी से तो डिप्रेशन में आ गया, नहीं। यहाँ पर है डिक्लाइनिंग। जब कोई भी इकोनॉमी डिक्लाइन होती है तो वो डिप्रेशन कहलाता है। दैट मीन ग्रेट डिप्रेशन मीन्स ग्रेट डिक्लाइन। जब हमारी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिक्लाइन होने लग जाती है तो उसी को ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। 1929 की अगर हम बात करें तो हमें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1918 के अंदर, जो कि यूरोपियन कंट्री के बीच में हुआ था। उस टाइम पर यूरोपियन कंट्रीज की हालत बहुत ही खस्ता हो गई थी, उनकी इकोनॉमी बहुत ही डिक्लाइन हो गई थी। सो इस वजह से यूएस ने इसका बेनिफिट उठाते हुए कहा कि क्यों ना मैं यूरोपियन कंट्रीज की हेल्प करूं। तो उसने यूरोपियन कंट्रीज को लोन देना स्टार्ट कर दिया, बोरोइंग देना स्टार्ट कर दिया। सो बोरोइंग से अब जिन कंट्रीज की इकोनॉमी डाउन थी तो उनको थोड़ा पैसा मिलेगा तो थोड़ी सी उम्मीद जागेगी। सो जो उन्होंने उनको बोरोइंग दी, लोन दिया, उससे यूरोपियन कंट्री ने एक मास प्रोडक्शन लेके आए। ये लेके आए मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन था कि ज्यादा से ज्यादा उन्होंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अब भाई सबसे पहले तो हम अपनी जो 3 बेसिक नीड होती है उन्हीं को कंप्लीट करेंगे। तो उन्होंने मास प्रोडक्शन के अंदर उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जो उनके लिए नेसेसरी थे। ओके, सो भाई मास प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज भी क्या होंगी? इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो लोगों को काम भी मिलेगा। ठीक है, तो जहां पर लोगों को काम मिला है, अब यूएस ने क्या किया कि यूएस ने अपनी सिक्योरिटीज को मीन स्टॉक मार्केट को लेके आ गया। हाँ भाई, हमने स्टॉक मार्केट किया, हम सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट का क्या होता है कि जहां पर शेयर्स और डिबेंचर्स को इश्यू किया जाता है, बाइंग या परचेजिंग किया जाता है या सेलिंग किया जाता है। सो जब वो स्टॉक मार्केटिंग आई इकोनॉमी के अंदर तो लोगों ने सबसे ज्यादा उसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया शेयर्स और डिबेंचर्स में। ओके, सो यूएस ने स्टॉक मार्केटिंग का यूज करते हुए जो यूरोपियन कंट्री थी उनसे से ज्यादा बेनिफिट लेना स्टार्ट कर दिया और उन सिक्योरिटीज के प्राइस भी उन्होंने हाई करने स्टार्ट कर दिए। सो लोगों का ध्यान कहां पर डाइवर्ट हो गया? अब सिक्योरिटीज को परचेज करना है, उन्हीं के अंदर हमें इन्वेस्ट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हो। सो अब ज्यादा से ज्यादा लोग छोड़ दिया कि हमारा उन चीजों से इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो ये स्टॉक मार्केटिंग आई इसमें लोगों ने, जो यूएस थी उसने ज्यादा से ज्यादा लोग स्पेकुलेशन की तरफ ध्यान करने लगे। स्पेकुलेशन मीन्स जब हम उम्मीद लगाते हैं कि फ्यूचर के अंदर ये चीजें ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, मीन्स सट्टा लगाना। स्पेकुलेशन होता है सट्टा लगाना। तो लोग अनुमान के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करने लगे। अब ये जो स्पेकुलेशन आया, जो सट्टेबाजी ज्यादा होने लगी, इससे जो जो इंडिविजुअल जो इन्वेस्टमेंट थी वो तो इंक्रीमेंट हुआ, प्रॉफिट भी मिला, बट उन चीजों की वजह से इकोनॉमी के अंदर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया। इकोनॉमी जो जितनी भी यूरोपियन कंट्री थी उनकी इकोनॉमी डाउन ही रही। सो जो ये ऑल सारी की सारी चीजें जो आई वो उनसे स्टॉक के प्राइस मींस जो सिक्योरिटीज थे उनके प्राइस तो हाई हो गए, बट उनका क्या प्राइसेस का क्या करना है? इकोनॉमी के अंदर तो कोई भी चेंजेस नहीं आया, इकोनॉमी तो डाउन ही रही।
सो इस वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस तो रहे ना कंट्री के अंदर, तो ये सारा का सारा था ग्रेट डिप्रेशन। इन सेकेंड हैंड बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में लोगों, अब जो जितने भी बैंक थे यूरोपियन कंट्रीज के, उन्होंने यूएस से लोन लिया, बोरोइंग ली। यूएस ने क्या किया, उनसे से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया। तो वहां से भी क्या हुआ, लोगों का मास प्रोडक्शन मींस जो बेसिक नीड थी, उस टाइम पर तो लोगों को क्या चाहिए था, खाना ही चाहिए था, तो उनकी बेसिक नीड तो फुलफिल होती गई, लेकिन इस वजह से इकोनॉमी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया। लॉन्ग टाइम तक इकोनॉमी डाउन ही रही। भाई हमारी इकोनॉमी तो अभी भी डेवलपिंग है, इंडियन इकोनॉमी तो डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है। तो उस टाइम पे सोचो, अगर अभी हम डेवलपिंग में हैं तो उस टाइम पर तो क्या हाल होंगे हर एक कंट्री के। तो जो ये सारे की सारी डिक्लाइनिंग आई, ये एक इकोनॉमी को वीक बना दिया। तो सारी चीजें हुई ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये सारा का सारा ग्रेट डिप्रेशन था। ठीक है, सो बैकग्राउंड मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस वजह से ग्रेट डिप्रेशन हुआ, क्या क्या कंडीशन हुई थी उस टाइम पर। ओके, सो अब देख लेते हैं हमारा ग्रेट डिप्रेशन टॉपिक। So the Great Depression is widely regarded as the worst and the longest economic downturn and recession in modern history. Great Depression था कि जब लॉन्ग टाइम तक एक मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अगर लॉन्ग टाइम तक कोई भी इकोनॉमी डिक्लाइनिंग आती रहती है, वरिस्ट कंडीशन रहती है, इकोनॉमी के अंदर डाउननेस आती है, रिसेशन आता है, तो वो क्या था, ग्रेट डिप्रेशन था। इट ऑल स्टार्टेड इन यूएस United States. It then had a cascading effect on the world's economy. भाई ये सारे के सारे जो डिप्रेशन आया था, ये किसने स्टार्ट किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूएस ने स्टार्ट किया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुआ था जो यूएस सबसे स्ट्रॉन्ग रहा था उस टाइम पर। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर यूएस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा था। जितनी भी यूरोपियन कंट्री थी उन्हीं के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सबसे ज्यादा उन्हीं के ऊपर इफेक्ट पड़ा था। इज दैट क्लियर? तो जो यूएस था उसने क्या किया, कैस्केडिंग मीन व्यापक रूप से, तो जो यूएस का इंपैक्ट एक वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर सबसे ज्यादा रहा। ठीक है, तो वही, क्योंकि उसी ने तो जितनी भी यूरोपियन कंट्री थी उनको लोन दिया था, उन्हीं ने पैसे में उनकी हेल्प की थी, फाइनेंशियली हेल्प की थी। So the Great Depression is said to have begun with the October 1929 stock market crash in the United States. भी जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वो अक्टूबर 1929 के अंदर आया था, जब स्टॉक जो यूएस की स्टॉक मार्केटिंग थी उसमें क्रैश होने की वजह से। टू बी मोर specific, the stock market crashed on October 24, 1929, which become known as Black Thursday in American history. तो इसको अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर ब्लैक जो थर्सडे के रूप में मनाया जाता है। जो अमेरिकन लोग होते हैं उसको, जो यूनाइटेड स्टेट होते हैं, यूएस स्टेट होते हैं, उसको ब्लैक थर्सडे के नाम से इनको जानती हैं। नेक्स्ट है द स्टॉक मार्केट क्रैश कोज पैनिक अमंग वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर क्या होता है कि जो स्टॉक मार्केटिंग होती है ना, स्टॉक मार्केटिंग, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर कॉजिंग द स्टॉक मार्केट टू लूज नियरली $1 billion। जो यूएस ने, क्योंकि यूएस ने यूरोपियन कंट्रीज को लोन दिया था, तो जो उनके अंदर जो स्टॉक मार्केट के अंदर क्राइसिस आए थे वो $1 billion के अंदर आए थे। दिस रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सच एज बैंक्स। तो उनका रिजल्ट क्या था कि जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थी या बैंक थे वो फेल हो गए थे। द डिप्रेशन वॉज कॉज बाय एन ओवरबर्डनेस ऑफ फूड ग्रेन इन द मार्केट। लोगों के पास क्या, किन की चीजें की भी डिक्लाइन होने लगी थी, कमी होने लगी थी, खाने की चीजों की भी। which resulted in a drop in agriculture prices। भाई अब ड्रॉप तो होंगे एग्रीकल्चर प्राइसेस, क्योंकि लोगों को खाना चाहिए तो प्राइसेस कम करके लोगों को खाना दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा, देखो मैंने एक मास प्रोडक्शन का भी तो आपको पॉइंट बताया था। मास प्रोडक्शन का मीन्स भी क्या था कि वहां पर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के ऊपर काम किया था। देन ड्यूरिंग द वार Canada, Australia and the United States emerged
a new alternate wheat producing centers, stock of finance goods begin to pile up because of underconsumption and एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट देखो, एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट तो क्यों हुई थी? क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स पे पैसे लगाना स्टार्ट कर दिए थे। शेयर्स पे पैसे लगाएंगे तो अंडर कंजम्पशन तो आएगा, जितनी भी उनको चीजों की नीड होगी, कंजम्पशन की चीजों की नीड होगी, ठीक है, जो वो कंज्यूम कर सके डेली यूज की चीजों के अंदर, जो उनकी बेसिक नीड थी उनके अंदर, तो उन्होंने डिक्लाइनेस आ गई थी ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, रिजल्टिंग इन लो प्राइजेस एंड एज ए रिजल्ट लो प्रॉफिट मार्जिन। इस वजह से प्राइजेस भी कम हो गए, जितने भी प्रोडक्शन थे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उसके अंदर, और प्रॉफिट भी कम होने लगा। मनी इन द इकोनॉमी वाज कन्वर्टेड इनटू द अनसोल्ड फिनिश्ड गुड एंड रिजल्टिंग इन अ शार्प ड्रॉप इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड एज ए रिजल्ट इन्वॉल्विंग इनकम लेवल फेल ड्रास्टिकली। भाई देखो, सीधी सीधी बात है, लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने प्रॉफिट के लिए शेयर्स एंड डिबेंचर्स में, सिक्योरिटीज को खरीदने में, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वो प्रोडक्शन जो उनकी कंज्यूमेबल गुड्स हैं उनको भी तो खरीदे वो, तो डिक्लाइनेस तो आएगी उसके अंदर। तो रिजल्ट क्या होगा कि लोगों के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी शार्प ड्रॉपिंग होगी और लोगों की इनकम भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट से जो हाई प्रॉफिट दिखता है ना, तो उनकी इनकम जनरेट नहीं करता। इज दैट क्लियर? क्योंकि लोगों ने अपने पैसे को अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स में लगाना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्शन को छोड़ के। Then the Great Depression has its own set of implication and significance in economy, since it led to collapse of the classic economy approaches. जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उस वजह से जो हमारी बढ़ा क्या था, जो क्लासिक इकोनॉमी अप्रोच थी ना, उसका कोलापस, उसकी तरफ लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया कि एक इंडस्ट्री के अंदर वो खुद से जो एक इकोनॉमी को किस तरीके से बढ़ाए। उन्होंने खुद के प्रॉफिट को, इंडिविजुअल प्रॉफिट को देखा, लेकिन किसी भी इकोनॉमी के सिग्निफिकेंस, इंपोर्टेंस को और उसके इम्प्लीकेशंस को नहीं देखा। इसी वजह से ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। Those who believe in market dynamic of demand and supply carried the ground for the Keynesian approach emergence. So यहाँ पर लोगों ने जितनी भी डिमांड और सप्लाई थी लोगों की कंज्यूमेबल गुड्स के अप्रोच, तो उन्होंने जितनी भी केन्जियन की अप्रोच थी इमरजेंसी के पॉइंट के रिगार्डिंग से, उन सबको फॉलोअप किया, उनको कैरिएट किया। सो यहाँ पर केनेजियन ने अपनी अप्रोच लेके आए कि वो इमरजेंसी के अंदर कम से कम मास प्रोडक्शन के द्वारा वो फूड तो प्रोवाइड करे। इज दैट क्लियर? So this occurrence supplied economists with enough evidence to identify macroeconomics as a distinct field of economy. So इन चीजों से क्या हुआ कि जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बहुत ज्यादा एविडेंस दिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के कि वो फील्ड ऑफ इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमी में किस तरीके से वो पीछे रह गए। दिस फ्लो चार्ट समराइज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन, कि भाई जो ये चार्ट नीचे हमें बनाया हुआ है ये पूरा का पूरा बताता है कि जो ग्रेट डिप्रेशन था उसका इफेक्ट क्या क्या पड़े थे और उसके कारण क्या थे, उन कारणों का इफेक्ट क्या हुआ एक इकोनॉमी के ऊपर। लो डिमांड, लोगों ने डिमांड कम कर दी। ओवर इन्वेस्टमेंट, स्टॉक सिक्योरिटी मार्केट के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे। लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के साधन तो कम होंगे ही। लो लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट कहाँ से देंगे, उन्होंने तो सिक्योरिटी मार्केट के अंदर यूज करना स्टार्ट कर दिया, मास प्रोडक्शन को तो हटा ही दिया। लो इनकम, लोगों की इनकम कम जनरेट हुई। और लो डिमांड, भाई जहां पर अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिमांड कहां से करेंगे, तो डिमांड के लिए प्रोडक्शन होना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, सो ये थे इमरजेंसी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स द ग्रेट डिप्रेशन 1929। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ग्रेट डिप्रेशन था क्या और इसके कारण क्या थे और इसके एक इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट क्या क्या हुए। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।